तुम एक कमबख्त बेवकूफ हो। हेलो, तुम क्या बकवास हो? तुम क्यों उड़ रहे हो? स्पेनिश जांचकर्ताओं ने अभी अभी इस पूरे युद्ध का एक सबसे काला रहस्य उजागर किया है। दिसंबर 2024 में रूस का एक मालवाहक जहाज स्पेन के तट के पास रहस्यमय रूप से डूब गया। तब मॉस्को ने इसे दुर्घटना बताया था, लेकिन अब हम जानते हैं कि वह झूठ था। जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि वह जहाज सामान्य माल नहीं ले जा रहा था, वह एक परमाणु रिएक्टर ले जा रहा था। और जब जहाज मुसीबत में फंसा तो रूस ने कोई बचाव दल नहीं भेजा, उन्होंने सबूत छुपाने हेतु युद्धपोत भेजा। वहां पानी के नीचे विस्फोट हुए, सैटेलाइट्स को अंधा करने के लिए सिग्नल फ्लेयर छोड़े गए और फिर वह जहाज सतह से 8000 फीट नीचे गायब हो गया। यह उन झूठों में से एक है जिन्हें पुतिन इस हफ्ते छुपा रहे हैं। वह अपने ही जीवन पर हत्या के प्रयासों का नाटक भी कर रहे हैं, जबकि कब्जे वाले क्रीमिया में 130 मिलियन की लागत से एक नया गुप्त महल बना रहे हैं। तो चलिए उन सभी राजाओं पर नजर डालते हैं जिन्हें क्रेमलिन छुपाने के लिए बेताब है। शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से। हम जानते हैं रूस उत्तर कोरिया से मदद मांग रहा है। उस मदद में गोले, हथियार और जाहिर है सैनिक भी शामिल थे, और बदले में उत्तर कोरिया को वो सब कुछ मिल रहा है जो वह चाहता है, जिसमें परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं। पिछले साल दिसंबर में रूस सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक इन परमाणु रिएक्टरों में से एक को ले जाने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्यवश रूस को अपने 2 बंदरगाहों के बीच उपकरण ले जाने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ा। यही रूसी साम्राज्य की दुखद सच्चाई है, और यही कारणों में से एक था कि रूस ने 1905 में रूसो जापानी युद्ध हार गया था। ठीक है, वही भूगोल अब पुतिन के खिलाफ वापस आ रहा है। 22 दिसंबर 2024 को वह जहाज जो परमाणु रिएक्टर ले जा रहा था, स्पेन के तट के पास धीमा होने लगा। शुरुआत में कप्तान ने दावा किया कि यह सिर्फ एक यांत्रिक त्रुटि थी, लेकिन 2 दिन बाद एक रूसी युद्धपोत वहां पहुंचा और क्षेत्र का नियंत्रण मांगने लगा। फिर उन्होंने आकाश में फ्लेयर्स छोड़े। अब हमें पता है कि वह सैटेलाइट निगरानी को बाधित करने के लिए था। फिर यह होने के थोड़ी ही देर बाद पानी के नीचे विस्फोट हुए और मूल जहाज सतह से गायब हो गया। जहाज अंत में 2500 मीटर या लगभग 8000 फीट समुद्र के नीचे डूब गया, लेकिन युद्धपोत वहां से नहीं गया, वह इलाके में गश्त करता रहा। कुछ दिनों बाद एक और रूसी जहाज आया जो गहरे समुद्र से चीजें निकाल सकता था। यह शायद संवेदनशील उपकरणों को वापस लाने या यहां तक कि नष्ट करने की कोशिश का संकेत देता है। इसी कारण स्पेनिश जांचकर्ताओं ने देखना शुरू किया कि जहाज क्या कर रहा था। शुरुआत में इसने दावा किया था कि यह खाली मालवाहक जहाज ले जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। आप देख सकते हैं कि यह जहाज उत्तर कोरिया की ओर जा रहा था, और सैटेलाइट के जरिए आप देख सकते थे कि जहाज पर 2 बिना घोषित किए गए कंटेनर थे। इन कंटेनरों का इस्तेमाल VM-4SG परमाणु रिएक्टर रखने के लिए किया गया था, वही रिएक्टर जो रूस अपनी परमाणु पनडुब्बी के लिए इस्तेमाल करता है। तो जांचकर्ताओं ने सारे सुराग जोड़कर पता लगाया कि रूस उत्तर कोरिया से मिल रही सारी मदद के बदले में उसे परमाणु रिएक्टर देकर भुगतान कर रहा था। अब ऐसा लगता है कि पुतिन के लिए प्रतिबंधों की वजह से उन लोगों को भी भुगतान करना मुश्किल होता जा रहा है जो उसकी मदद कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब रूसी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। इसी दौरान जब यह जांच चल रही थी, रूस ने यूक्रेन द्वारा पुतिन के निवास पर हमला करने के सबूत जारी किए। रूसी अधिकारियों ने हाल ही में यही दावा किया था, जिसके बाद सभी ने उनसे सबूत मांगे। क्या आपके पास इन दावों के लिए कोई सबूत है जो आप कर रहे हैं? तो सोचिए, क्या रूस के पास सबूत है? सुनिए। तुम क्या कर रहे हो यार? 28 दिसंबर को लगभग 19-20 बजे रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की यूनिट्स और तकनीकी सैनिकों ने यूक्रेन के सुमी और चेर्निगोव क्षेत्रों से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट टाइप ड्रोन का हवाई हमला डिटेक्ट किया। तुम क्या कर रहे हो? दुश्मन का हमला, जैसा कि दी गई नक्शे में दिखाया गया है, कई दिशाओं में रूस के राष्ट्रपति के निवास स्थानों की ओर किया गया था। ब्रायंस्क, स्मोलेंस्क, ट्वेर और नोवगोरोड क्षेत्रों के इलाकों के ऊपर वायु रक्षा युद्ध के दौरान 91 ड्रोन शामिल थे। सभी यूक्रेनी ड्रोन रूसी बलों और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा नष्ट कर दिए गए। तुम क्या कर रहे हो?
उन्होंने यह नक्शा भी जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि रूस ने कौन कौन से ड्रोन गिराए। अगर आपको याद हो, शुरुआत में लावरोव ने दावा किया था कि 91 ड्रोन पुतिन के निवास की ओर जा रहे थे। सौभाग्य से रूसी सेना ने सबको अच्छी तरह गिरा दिया। यह नक्शा सभी ड्रोन की स्थिति दिखाता है और इस नक्शे के अनुसार ऐसा लगता है कि कुछ ड्रोन पुतिन के निवास से सैकड़ों मील दूर थे। मुझे नहीं पता रूस को कैसे पता चला कि वे घर जा रहे थे, लेकिन शायद उन्हें उस तकनीक का इस्तेमाल उन ड्रोन को रोकने के लिए करना चाहिए जो रूसी रिफाइनरियों और रूसी पावर स्टेशनों पर हमला कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, बस प्रतिक्रिया दे रहा हूं। लेकिन फिर भी हम रूसी अधिकारियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, क्योंकि नक्शा ही एकमात्र सबूत नहीं था जो उन्होंने दिया था। उनके पास ये क्लिप है और इस बार इसमें सच दिखाया गया है। रूस का दावा है कि उन्होंने एक यूक्रेनी ड्रोन गिराया जो लगभग 6 किलोग्राम 13 पाउंड विस्फोटक ले जा रहा था। यह ड्रोन अकेला था। इस वीडियो में बस एक ही समस्या है कि यह असल में एक रूसी ड्रोन है, रूसी गारबरा ड्रोन, जिसे बस काले रंग से रंग दिया गया है। और इसके अलावा उस ड्रोन में बैटरी और सेलुलर मॉडेम मॉड्यूल भी है जो रूसी सेना से जुड़े निर्माताओं का है। तो अगर हम रूसी सबूतों पर विश्वास करें और मान लें कि पुतिन के निवास पर हमला हुआ था, ये सबूत असल में दिखाते हैं कि हमला वास्तव में यूक्रेनियों की तरफ से नहीं बल्कि रूसियों की तरफ से आया था, क्योंकि सारी उपकरण और उपकरण से जुड़ी सारी चीजें रूसी ही लगती हैं। अब ये बात कुछ हद तक समझ में आती है कि रूसियों का पुतिन को हटाना चाहना, क्योंकि लगातार रूस के लोग मोर्चे पर मर रहे हैं, रूस के लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। पुतिन नए नए महल बना रहे हैं। अभी हाल ही में एक नया पुतिन महल सामने आया है। मुझे लगता है कि हर जर यही करता है। पुतिन ने अपने लिए एक और महल बनवाया है, इस बार कब्जे वाले क्रीमिया में। इस महल का खुलासा नावाल्नी एंटी करप्शन फाउंडेशन की एक जांच में हुआ था। अगर आपको याद हो तो अलेक्सी नावाल्नी ने ही सबसे पहले रूस के ब्लैक सी तट पर पुतिन के अरबों डॉलर के महल का खुलासा किया था। तो इस बार भी यह महल ब्लैक सी कोस्ट पर ही है, लेकिन इस बार यह कब्जे वाले क्रीमिया में है। इस बार उसने 1 अरब की बजाय सिर्फ 13 करोड़ खर्च किए हैं। तो मेरा अंदाजा है कि पुतिन भी रूस में चल रही आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, लेकिन यह महल कोई मजाक की बात नहीं है। मुख्य घर का क्षेत्रफल लगभग 9000 वर्ग मीटर है, जो करीब 1 लाख वर्ग फीट होता है, और गेस्ट हाउस लगभग 5000 वर्ग मीटर है, जो करीब 55,000 वर्ग फीट होता है। फिर इस इमारत में स्टाफ के लिए भी कमरे हैं, इसमें तकनीकी सुविधाएं हैं, एक निजी घाट है और एक कृत्रिम समुद्र तट भी है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी रूसी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे बड़ा स्पा सेंटर जिसमें स्विमिंग पूल, क्रायो चैम्बर, मसाज, सिनेमा, बिलियर्ड रूम, वाइन सेलर और विश्राम क्षेत्र है। पुतिन ऐश कर रहे हैं जबकि रूसी लोग उनके लिए मर रहे हैं। इस बीबीसी की नई रिपोर्ट पर नजर डालिए, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार 2025 में रूसी हताहतों की गिनती की गई है। 2025 में रूस ने मोर्चे पर 40 और सैनिक खो दिए, जो कि पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। बीबीसी ने वास्तव में लगभग 1,60,000 मारे गए रूसियों के नामों की पुष्टि की है। इन नामों की पुष्टि शोक संदेश, कब्रिस्तानों और उन सभी अन्य चीजों के माध्यम से की गई है जिन्हें रूस वास्तव में सार्वजनिक करता है। अब असल मृतकों की संख्या दोगुनी हो सकती है, क्योंकि रूसी सेना मोर्चे पर मरे लोगों को लापता घोषित कर देती है। इस तरह सरकार को उन बोनस का भुगतान नहीं करना पड़ता जो उन्होंने परिवारों से वादा किए थे, और वे थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं ताकि महल बना सकें। पुतिन के लिए आप जानते हैं, आखिरकार पुतिन देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अब तो उन्हें इनाम मिलना ही चाहिए। यही एक दिलचस्प बात मैंने सीखी। अब बहुत लंबे समय से हम जानते हैं कि जब बहुत सारे नए भर्ती सेना में शामिल होते हैं तो उनसे झूठ बोला जाता है। वैसे उन झूठों में एक बहुत दिलचस्प है। देखिए, अब हम पहले से जानते हैं कि रूस हर किसी को सेना में शामिल होने के लिए बड़े बोनस दे रहा है ना? आप करोड़पति या मल्टी मिलियनेयर बन सकते हैं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। कभी कभी सेना में नया व्यक्ति पहले साल में 10 मिलियन रूबल तक कमा सकता है। यह इसलिए है क्योंकि वेतन और साइनिंग बोनस दोनों ही बहुत ज्यादा हैं, है ना? 10 मिलियन रूबल यानी लगभग $1,28,000, जबकि वहां औसत वेतन सिर्फ $9,000 है। तो यह निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा। सोचो,
लेकिन इसके अलावा हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग सेना में शामिल हो रहे हैं वे ज्यादातर सबसे गरीब इलाकों से आते हैं, है ना? तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा विकल्प होने पर भी वे औसत रूसी जितना नहीं कमा पाते, इसलिए 1,28,000 उनके लिए बहुत ज्यादा है। वे सेना में शामिल हुए, उम्मीद थी कि 1 साल बच गए तो लौटकर सामान्य जीवन जी सकेंगे, रूस में 1 करोड़पति के रूप में। मुझे यकीन है कि रूस में बहुत से लोगों ने इसके बारे में सपना देखा होगा, लेकिन असलियत में उन्हें वास्तव में धोखा दिया जाता है। भले ही वे सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उनके पास सेना छोड़ने का विकल्प नहीं होता। इसका कारण वह कानून है जिसे पुतिन ने सितंबर 2022 में साइन किया। उसी महीने पहली आंशिक लामबंदी भी मंजूर की गई थी। उस कानून के मुताबिक रूसी सेना के साथ हर कॉन्ट्रैक्ट या तो अपने आप हट जाता है या विशेष सैन्य अभियान खत्म होने तक रिन्यू होता रहता है। और जिस तरह से पुतिन बातचीत कर रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता कि वह इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ये सभी रूसी सेना से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, सोचते हैं कि वे जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। उनके पास सेना छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। यही दुनिया पुतिन ने आम रूसी के लिए बना दी है। इसी बीच वह करोड़ों डॉलर के घर बना रहा है। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या है जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो रहे हों। वीडियो में YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित करता है। असल में पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध से जुड़े वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन हमलों या फ्रंटलाइन फुटेज विज्ञापनदाताओं के अनुसार नहीं होते, इसलिए वीडियो पर प्रतिबंध लगता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनवासी लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया। हमने इसे शुरू से बनाया, इसीलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंट लाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयर बेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सिर्फ इसलिए सेंसर नहीं करना पड़ता क्योंकि विज्ञापनदाता खुश नहीं है। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर बेसिक्स इनसाइडर bot.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप हमारे पहले से अपलोड किए गए और भविष्य के सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।